खबर है मैं खुश आमदेद। मेरे साथ आर्मी बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की मनसूबाबंदी और इसका बरमला इजहार भी किया जा रहा है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कल, और ये पूरी कैबिनेट जो है इसके लोग जेल में होंगे। ये क्या मामला है? गवर्नर पंजाब क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे? ये किस समत में जा रहा है ये बुरान? और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरेबिया है, कोई रिलीफ हमें मिलेगा? कोई वेंटिलेटर पे डालेगा हमें? क्या मामला है कि सिलसिले इस पर बात करेंगे। और कराची धमाके में कौन सी आलमी जो ताकतें हैं उनकी साजिश शामिल है, जो CPEC के दुश्मन है, ये क्या है? बड़ी साहब पहले तो आ जाते हैं, ये रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मनसूबाबंदी बना ली गई है, ये कहा जा रहा है, और ख़ुद वो बरमला भी कह रहे हैं कि जनाब, तो क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, कल मुस्लिम लीग की नायब सदर गालिबन मोहतरम मरीम नवाज साहबा कोई मेरा ख्याल है कॉर्नर मीटिंग या कोई हल्के में गई थी, तो वैसे सारे सहाफ़त को कंट्रोल करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, मादी के हुक्मरान हो या आज की हो। कल जो मरीम की खबर नहीं चलने देते थे, कल उसको PTV ने काटा। PTV, पाकिस्तान टेलीविज़न, और यानी कट किया उनको, उनका दिखाया उनको, कट किया, यानी कि गालबन वो सजा याफ्ता है, कभी इनकी कोई फुटेज चलने नहीं देता था। मरीम नवाज साहबा कल बहुत ज़्यादा गुस्से में थी वो, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐसे समझ रही थी कि जैसे वो किसी गली मोहल्ले को, उन्होंने कहा है कि आपकी सारी की सभी कबीना अंदर होगी, छोड़ेंगे नहीं। आप कहते हो 60% और हम आपकी ज़मानतें भी नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है काजी साहब, जैसे जैसे इमरान खान अपनी कॉल देने में डिले कर रहे हैं, वैसे वैसे हुकूमत उनके ख़िलाफ़ और उनके लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने की तैयारी कर चुकी है। ड्राफ्ट लिखे जा चुके हैं, इस्तिहासे लिखे जा चुके हैं, FIR की तहरीर बना ली गई हुई है। अब मुकदमात कब दर्ज होने हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत ने यह सोचा है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को तशद्दुद गिरफ्तारियों के जरिए खत्म किया जाए। माशाल्लाह, सोच तो बड़ी मुस्बत है। मगर इस वक्त हमें अदर सिद्दीक साहब ने ज्वाइन किया है, मारूफ कानूनदान है। थैंक अदर सिद्दीक साहब। अदर सिद्दीक साहब, सुना है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है हल्फ बर्दारी के मामले में, इस ज़मन में कोई इसमें अपील में आप जा रहे हैं, क्या आपके पास मालूमात है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया अपना काजी साहब। बुनियादी तौर पर ये पहले दरखास्त दायर हुई थी, वैसे तेज तरीन इंसाफ के हवाले से आपको पता है जो पहला फैसला हुआ था वो 30 घंटे में हुआ था, दूसरा फैसला हुआ ये 24 घंटे में हुआ है। पहला फैसला 22 तारीख वाले दिन था, 21 को लगा था, तो 30 घंटे में, ये वाला 24 घंटे में हुआ। दोनों के अंदर ना गवर्नर को नोटिस जारी हुए, ना इस सदर पाकिस्तान को। यानी आप हलफ लेने का कह रहे हैं गवर्नर को और सदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर आप देख लें ना दोनों में नोटिस हुए। 27A का नोटिस जारी किया गया और बगैर सुने, बगैर मौक़िफ़ लिए अहकामात जारी कर दिए। आज के भी अगर आप अहकामात जारी किए, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड, ये कौन सा हुक्म होता है जी? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, डेट इज अनफोर्सेबल। ये तो काबिल इतलाक ही नहीं है, इसलिए तो काबिल अमल ही नहीं है। ये जो फैसला दिया है इन्होंने, इस फैसले में ये कह दिया कि 28 तारीख, और दूसरी बात बड़ी बात है, आइन का आर्टिकल 248 और 48 बड़ा क्लियर है। आप सदर पाकिस्तान या गवर्नर को आप ऐसी हदायत जारी ही नहीं कर सकते। हाईकोर्ट तो अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है, किस बुनियाद पर आप अहकामात जारी कर रहे हैं? आर्टिकल 248 देख लें। और हम यहाँ कहा गया, पहले में लिखा हुआ है कि जनाब इतने दिनों से यहाँ सूबा खाली है। आइन का आर्टिकल 133 पढ़ लें, लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है, जो जाने वाले वजीर आला को कहेगा आप अपना फराइज अंजाम दे बतौर वजीर आला। ये नहीं कि कब होगा वो, और कब तक करेगा? जब तक नियाना ज्वाइन कर जाए। यहाँ का लिखा है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। आर्टिकल 130 का सब आर्टिकल 5 देखे, गवर्नर कॉल अपॉन करेगा चीफ मिनिस्टर को। यहाँ भी कोई वक्त नहीं लिखा। वक्त की कयूत क्यों रखी जा रही है? और जो गवर्नर है अपना आईनी किरदार कैसे, यहाँ मैं बताता चलूं कि यहाँ 17 के करीब MPs हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हैं, जिन्होंने
फरीक बनने की दरख्वास्त दी, उस पर एतराज़ लगा कि आज फैसला सुना दिया गया है। 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की जा रही हैं और दोनों के दोनों ऑर्डर्स को असेल किया जा रहा है कि हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है प्रेसिडेंट को हदायत जारी करने का और गवर्नर को। और वैसे भी अगर आप देखें, गवर्नर साहब ने जब ये मामला सामने आया सूबाई असेंबली के हवाले से, दोस्त मिजारी ने जिनको हदायत की थी कि फ्रेश ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, फेयर इलेक्शन कराने हैं, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां साहब मैं गुजारिश करता हूं, एक तो हमने सुना था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर को इम्यूनिटी हासिल होती है, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता। दूसरा, जैसे आप फरमा रहे हैं कि एक 24 घंटे में फैसला हुआ, एक 22 घंटे में, मैं किसी के खिलाफ पिटीशन करता हूं तो क्या उसको नोटिस देना, उसका मौकफ सुनना, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है कि वन साइड फैसला सुना दिया जाता है? माजी में क्या रवायात है? इसमें अब आर्टिकल 10 आ गया है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और इतनी जजमेंटें पड़ी हैं कि जहां अगर आप मौकफ लिए बगैर आप फैसला सुना दे तो उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है, वो सारे सेट असाइड। और इसमें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना कि आपने नोटिस दिया नहीं, फिर इम्यूनिटी है। आपने ये तय नहीं किया कि सदर को इस्तिस्ना है, लिखते कि सदर को इन मामलात में इस्तिस्ना नहीं। और दूसरी बात जहां तक है कि यहाँ एक बात समझने वाली बात है कि ओथ लेने के कॉन्टेक्स्ट में सदर का या गवर्नर का आईनी इख्तियार है, इसमें कोई जरूरत नहीं है अप्रूवल की, कोई जरूरत नहीं है वजीर आजम से मुशावरत के हवाले से। और मैं जो बात करना चाह रहा हूं आपके सामने कि इतना तेज तरीन इंसाफ तो हर आदमी के लिए फराहम करना चले मुश्किल है, लेकिन आईनी प्रोविजंस के जरिए ये एक बात किसी स्टेज पे सामने आई की थी, मैंने दरखास्त में लिखा है जो फरीक बनने की, इसको लार्जर, इस पे एतराज लगा दिया गया। मैंने कहा इस पे लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए जो बैठ के इस सारी मामलात को देखे, एक एक आईनी पहलू को देखे। अगर आइन के अंदर कोई सुकम होता तो बात और थी। जब आइन ने खुद सेल्फ एग्जीक्यूटरी निजाम दिया हुआ है और इसलिए ओपन रखा हुआ है, कहा गया वजीर आला आपने देख लिया, उस्मान बुज़दार अपने काम कर रहे हैं, क्या सूबे में आपने ऐसे कोई हालात देखे कि यहाँ अनारकी फैल गई हो? क्या आपने ऐसे को देखे यहाँ कोई इदारा अपना वजीर आला के ना होने की वजह से डिस्टर्ब? अच्छा आदम साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, गालबन आपके ही तरह जवाब दिया गया, गवर्नर साहब ने जवाब दिया था कि फोर्जी हुई है, सीएम के इंतहा में जालसाजी की गई है। क्या अदालतों का ये काम नहीं था उस हकीकत को जानने के लिए भी कोई कमीशन बनाएं या इन्वेस्टिगेशन कराएं? क्या आप समझते हैं नहीं वो होनी चाहिए जो गवर्नर साहब ने इल्जाम लगाया था? आरिफ हमीद भट्टी साहब, ऑपरेशन रजीम चेंज आप अगर देखें, जिस तरह यहाँ पर अपना 25 लोग तोड़े गए, होटलों में रखा गया, करप्शन का बाजार गर्म किया गया, फिर वही नहीं है गुंडागर्दी असेंबली के अंदर जिस तरह की गई, 200 बंदे मुस्लिम लीग नून के आए और आकर डेकोरम तोड़ा और दरवाजे बंद कर दिए कि जहां से वोट पड़ने थे अपना हुकूमत वक्त को उस वक्त की, वो दरवाजे रिकॉर्ड पे चीजें हैं। आसिया अफजद जो है आज भी जख्मी है, मौत हयास की कशफ में मुब्तला है, वो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो दी नहीं। 2 मेंबरान की तरफ से बाकायदा नोटिस दे दिया गया है। डेप्टी स्पीकर, अच्छा डेप्टी स्पीकर आपको पता है इनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था और ये तो जाती मुलाजम के तौर पर एक्ट कर रहे थे इनका, और इस इलेक्शन में जिस तरह, और ये सारी वो चीजें हैं जिस बुनियाद पर एक रिपोर्ट आई गवर्नर साहब के पास, गवर्नर ने देखा कि, और दूसरा ये कि ये वाला इलेक्शन कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, वो कहीं आर्टिकल 69 और देयर आर सो मेनी प्रोविजन। सदर ने जो कि सारे मामले में कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करते हैं, तो अपना और गवर्नर साहब ने अपने आइन की पासदारी करते हुए इस सारे की एक इंक्वायरी की और रिपोर्ट जनाब भेज दी सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान ने वो रिपोर्ट भिजवा दी वजीर आजम को, वजीर आजम रिपोर्ट दबाकर बैठ गए हैं। क्या एक ऑर्डर करते हैं कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वैसे भी ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? आप आरिफ हमीद भट्टी साहब, डिफेक्शन का चल रहा है 63A वाला मामला, 63A में 25 मेंबर हैं, 25 मेंबर अगर ये निकाल दें 186 की अक्सरियत इनके पास कहाँ रह जाती है? आपने अक्सरियती जमात के साथ क्या किया? मिसाके जमहूरियत को तारोतार किया। रजा रब्बानी और ये सारे जो स्टॉलवर्ड थे ना उस वक्त के, उन्होंने तय किया था कि हम किसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो चुराएंगे नहीं, फिर करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करेंगे और जो लोग आएंगे उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। अजहर साहब, अजहर साहब थोड़ी सी मैं कॉमन सेंस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी लीगल बात की है। मेरा सवाल है कि सदर हो या सदर पाकिस्तान हो, गवर्नर हो, वो आइन के नुमाइंदे हैं, वो आइनी सरबराह हैं।
तो एक सूबे का वजीर आला नहीं है कि ये फिर किसकी जिम्मेदारी है? अगर एक सूबा 23 दिन से 25 दिन में सीएम के बगैर है तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसका क्या हल है? देखिए, इसी आईन पाकिस्तान 1973 ने आइन के आर्टिकल 133 के अंदर ये प्रोविजन दी है कि वजीर आला अगर चला जाए, जब तक नया वजीर आला ना आए, जो पुराना वजीर आला है उस वक्त तक वो वजीर आला रहेगा, वजीर आला के इख्तियारात कहेगा। आइन के फ्रेमर ने इन्हीं हालात को सामने रखते हुए खुद प्रोविजन दी है। और वैसे भी 25 दिन तो कैसे आप कह सकते हैं, यानी इलेक्शन का प्रोसेस तो शुरू हुआ जाकर 16 तारीख को, 16 तारीख को इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन वो डिस्प्यूटेड है। तो 16 से आज हम 27 तक आए हैं, ये 25 दिन तो हाईकोर्ट ने भी गलत लिखा है इस अंदर। और हमें आइन की पासदारी करनी है। आइन क्या कहता है? या तो आइन में लिखा हो ना कि जनाब ये आइन ना लिखता, 133 में जब लिखा हुआ है कि गवर्नर रहेगा तब तक रहेगा जब तक। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने बहुत से इन जो के थे उन पर रोशनी डाली और हमें एनलाइटन किया। थैंक यू वेरी मच। जी भट्टी साहब, आपने उनकी बात सुनी, अब आप इस पे। अच्छा काई साहब, मेरे ख्याल में ये सारी कन्फ्यूजन ये है कि जो मुनर्रफ अरकान है ना 63A का जो गया हुआ है, काश जिस स्पीड से ये फैसले हो रहे हैं 22 घंटे, बकौल अदर सिद्दीक साहब के, ये तो एडवोकेट है, कानूनी माहिर है, और 24 घंटे में वो फैसला कर देते, आज ये शोर ही नहीं मचना था। बज़ाहिर बादियुल नज़र में अगर मुनर्रफ अरकान के खिलाफ कुछ नहीं होता तो हमजा शहबाज के पास अक्सरियत है, लेकिन जितने दूसरे कामों में फैसले किए जा रहे हैं 63A का भी कर देते ना, वो उधर जाते ना। हालांकि वो ज्यादा अफसोसनाक मामला है लॉयल्टी चेंज करने का, और इस तरीके से उस पर साबिक वज़ीर आज़म इल्जाम ये लगा रहे हैं कि 25-25 20-20 करोड़ रुपए देके मेरे बंदों को खरीदा गया, और मरासले में अमेरिका से आने वाले मरासले में लफ्ज़ अदम एतमाद लिखा है। अदम एतमाद, ये क्लेम एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का है। अदम एतमाद लिखा है, मुख्तलिफ ज़राए का भी क्लेम है, जिन्होंने पढ़ा है वो भी कहना है। यहाँ हाकिम वक़्त आकर कह दे कि उसमें अदम एतमाद का लफ्ज़ ही नहीं लिखा, उस मरासले में रजीम चेंज का लफ्ज़ ही नहीं लिखा। तो कादी साहब मेरे ख्याल में ये अदालती काम है, इसमें हम अदालत जज साहबान के तो फैसले में नहीं कर सकते। लेकिन भट्टी साहब वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर सवाल तो फिर वहीं का वहीं खड़ा है ना। आप, मैं कोई लीगल बात नहीं कर रहा, मेरा तो बिल्कुल एक कॉमन सेंस का सवाल है। पंजाब आपका एक सूबा है, आप एक रियासत का हिस्सा है, तो उसका सीएम कौन है? वो तो बता दिया ना उन्होंने कि सीएम वो रहेगा जब तक वो कह रहे हैं ना। हाँ। मैं हाई को आपकी कोर्ट ने तो ये नहीं ना बात की, आपकी कोर्ट ने कि कल रात 12 बजे तक आप हल्फ लें। इसका मतलब है ये कहीं नहीं लिखा कि वजीर आला नहीं है। नहीं, आपकी हाई कोर्ट ने ये कहा कि कल रात 12 बजे तक आप हमजा से हल्फ लें, या हाई कोर्ट कह रही है। मैं देखूंगा दोबारा, यार मेरी गलती है। वो कह रहे हैं सजेस्टिव है, मशवरा दे रहे हैं नहीं, वो कि जनाब आप करें। उसकी वही भट्टी साहब वाली रीजन है, आप गवर्नर को ऑर्डर नहीं दे सकते। तो यही बात है, कोई भी यही बात अदालत भी नहीं कर सकते। सुप्रीम हाई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि जज मलिक साहब आपको याद हो, मैं आपकी रोशनी में ऑर्डर नहीं दे सकता। आसिफ अली जरदारी साहब सदर क्यों बने थे? इसीलिए प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी होती है, उन्हें अदालतें तलब नहीं कर सकती। वजीर आजम क्यों गए थे? खत नहीं लिखा था वो गया था इसीलिए, लेकिन वो सदर को नहीं तलब कर सकी थी अदालत, क्योंकि सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल है। गवर्नर को गवर्नर और सदर दोनों फेडरेशन के नुमाइंदे हैं ना। यही मैं काई साहब को कह रहा हूं। बात यह है कि देखिए शुरू कहां से होता है। व्हेन हम इतना लीनियट हो जाते हैं या हो गए हैं, या हमारा कानून लीनियट है और अदालतें ज़ाहिर कानून के मुताबिक चलती हैं, कि ये 63 वाला जो मामला है या जो ये फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला है, उस पर आप फिर वो अग्रीव पार्टी बन जाती है। गवर्नमेंट को कहती है यार तुसी तो कानून को लिफ्ट नहीं करा रहे, तो फिर दोनों तरफ से काम शुरू हो जाता है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन लीगली है, मगर मेरा क्वेश्चन है आपने रियलिटी में मुल्क भी तो चलाना है ना, सूबा भी चलाना है ना। फैक्ट ये है 4 दिन है 10 दिन है, इस मुल्क इस सूबे का जिम्मेदार कौन है? आप इस तरह तो नहीं ना निज़ाम चलेगा। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे को लीगल क्वेश्चन नहीं। वैसे तो मतलब है जब लोग बड़े 2-2 3-3 टर्म्स ले रहे थे, ता कौन सारा जिम्मेदार? वो भी गलत था, वो भी गलत था। मेरे ख्याल में बंदे मारे होंगे तो कौन जिम्मेदार होता है? एक है, एक तो यकीनन जिसके पास अक्सरियत है उसको बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर रात 12-12 बजे अदालतें लग सकती हैं और लगनी चाहिए। होटलों में आप मेंबर पार्लियामेंट इकट्ठे करते हैं, वो क्या कहानी है? मैं यही अर्ज करने लगूँ ना, आपने 12 बजे रात इस्लामाबाद 2 अदालतें हाई कोर्ट से, तो 63A का भी फैसला कर दें ताकि ये फड्डा ही खत्म हो जाए कि मुनर्रफ अरकान है। 63A का फैसला होता तो लड़ाई नहीं होनी थी। ये लड़ाई नहीं थी होनी, ये आज ये स्टेज नहीं आनी थी। मेरे मोहतरम आप बात समझ गए हैं। वो भी अदर सदीक साहब यही कह रहे हैं ना कि 25 लोग हमारे डाल के इनके बन रहे हैं।
बच्ची से ये बच्चों वाली लड़ाई है, ये तो स्कूल की वाली मुझे अपने बचपन की लड़ाई नजर आ रही है। तुमने बच्चों वाली लड़ाई तो नहीं है, यहाँ पे FIR दर्ज हो रही हैं भाई। तो अपनी स्टोरी पे आते हैं, जो बुनियादी स्टोरी थी। अब आप जो है अदालतों को क्या मानते हैं? आप हुक्म करें, हम हमला कर देते हैं उस पर। मेरा मतलब अजीम शानदार रवायात है। आप आता हूँ मैं अपनी स्टोरी पे। सुन लेना, आपने कल जो असेंबली में भी कल ये आप देखेंगे धमाका होगा, क्योंकि अपना परवेज इलाही साहब के खिलाफ अदम इत्तेमाद है। अगर वो स्पीकर बैठेंगे कल फिर लड़ाई तो भाई ठीक है ना, आपने पहले कह एक तरफ से आई एनालिसिस करेंगे, दूसरी तरफ से भी हो जाएगी। खूबसूरती सुन ले, आपने पहले ही फैसला कर लिया, कल असेंबली में साफ जाने की इजाजत है। मलक साहब जमहूरियत की नहीं, अमेरिका की खूबसूरती है। कल मैं अरशद शरीफ का प्रोग्राम देख रहा था। अमेरिका जब किसी भी रजीम चेंज चाहता है, सऊदी अरब के मॉडल की उन्होंने कल बड़ी मिसालें दी कि किस तरह उसने किस किस अदारे को पैसे बांटे। अगर अमेरिका ने हुकूमत चेंज कराई है बकौल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक, वो इतनी जल्दी तो नहीं ना फिर अपने घोड़े को नीचे लगने देता। उन्होंने इस बार में ये बता इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं की। नहीं, प्लानिंग देखे मतलब अब थोड़ा ठहरे। वो बंदे जिन पे 15 केस थे, जिनके बारे में 6 महीने तक फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी, वो वज़ीर आज़म बन गए। यार ये प्लानिंग आप इसको मामूली समझते हैं? मलक साहब मैं और आप पंजाब 62% आप अंदाजा करें, पंजाब की लवारसी देखें आप, 2 महीने हो गए हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल गुमा हुआ है पंजाब। मैं तो अमेरिका को मान गया हूं। पंजाब की लावारसी तो हम 1985 से देख रहे हैं। अच्छा, मगर हमें नजर नहीं आता। मतलब हम बात ना कुछ चीजों को देखना नहीं चाहते। वो तो हम 1981 से लावारसी देख रहे हैं। हम तो उस दिन से लावारसी देख रहे हैं जिस दिन से नॉन इलेक्टेड असेंबली में बिठा के इस पंजाब का मजाक उड़ाया जाता है। किया और आज क्या किसने किया था? मुझे क्या पता। काजी साहब आप मुकदमा जो है बताएं किसने किया था? इमरान खान। आप बताएं ना दलील। पेशकश तो जनरल जिया के लौंडे लपाटे कौन थे जिनको आप डिफेंड करवाते हैं? पुराना क्या यार, किसी का की पेशकश उन्हें दुखना करें। देखिए उन्होंने भट्टो को फांसी लगवाई, आज भट्टो का नवासा नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की। देखें ये गलत बात ना। अच्छा काजी साहब, मुझे समझ नहीं आती ये जो गिरफ्तारी, आपको पता नहायत मोतबर ज़राए के मुताबिक, मैं 100% नहीं कह रहा, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा की तैयारी, मुराद सईद, फवाद चौधरी, पंजाब के और 8 बंदे जिनको तरने की तैयारी कर ली है। और इस सब केस का निगरानी एक खातून कर रही है, नाम नहीं लूँगा, उसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको रिपोर्ट दे रही है, ये चीज़ें आ गई हैं। और मैं नहायत अदब एहतराम से, इमरान खान साहब आपका हक है, आप जो मर्ज़ी करें, आप आज पार्टी की कायदा है, आप फरह साहबा और उस्मान बुज़दार को डिफेंड करने की ना कोशिश कीजिएगा, बहुत खौफनाक है। अच्छा, वो डिफेंड करेंगे नहीं, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, इस मुल्क की गलियों में जो लोग निकल के आए हैं, ना वो मुराद सईद की वजह से आए हैं, ना वो फवाद चौधरी की वजह से आए हैं, जिन सबको आप पर्चे दे के अंदर कर रहे हैं ना, उनकी वजह से वो नहीं आए। यू हैव इंसल्टेड द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनको ये फील होता है कि उनकी इंटेलिजेंस की इंसल्ट की गई है। फवाद चौधरी साहब बंदे, ये सही साहब मैं नहीं कह रहा यार, दिस इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। हुकूमत की प्लानिंग बता रहा हूं, मैं खबर दे रहा हूं, मैं ये बताऊंगा इमरान आएंगे अंदर करने की, यार इमरान के लिए आएंगे। काजी ये 60 साल से इंसल्ट हो रही है। ये देखिए मेरी आप मरियम नहीं है, फिर आप 40 साल की इंसल्ट पे दिफा न किया करें, फिर सबको डालें। मरियम का शॉट रखें, तो आप साहब मरियम का शॉट रखें जिसमें उन्होंने फरमाया कौन कौन गिरफ्तार होगा। अगर वो 100 है तो तुराब साहब ढूंढ लें। मैं नहीं कह रहा, ये मरियम साहबा कह रही है सब गिरफ्तार होंगे। ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। क्या ये सारी गिरफ्तारी, क्या इसमें कौन से हमने पकड़ लिए? जो मुझे अदाकार ना मरूम याद आते हैं, एक जगह कोठे पे पकड़ गए, कहना जाओ उन्होंने फड़ो जो ना कुछ नहीं किया, तो या तो वो फड़े जाते हैं जो कुछ नहीं करते। बहरहाल देखते हैं कौन पकड़ा जाता है और कौन नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे या फिर एक और क्राइसिस इन दी मेकिंग है, और गिरफ्तार कौन कौन हो सकता है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, गवर्नर पंजाब साहब जो है, अभी हमने जो यानी एक राय है, दूसरी राय भी हम ले सकते हैं अगर कोई ये सजेस्टिव है, वो कह रहे, उनका कहना ये है, अजहर सदीक साहब का कि सजेस्टिव है, ये जो है वो एनफोर्स करना, इसकी कोई बाइंडिंग उनके ख्याल में नहीं है, ये हमारी राय नहीं है। तो ये तो फिर कल इट इज़ गोइंग टू बी अनदर क्राइसिस इन पंजाब। देखिए ये तो अदालत ने फैसला करना है, अदालत जो करती है इनके करनी करती। वज़ाहिर अदर सदीक साहब के मुताबिक तो लग रहा है कि वो उसको चैलेंज करेंगे शायद दोबारा। तो मेरा ख्याल है ये बहरान पैदा रहेगा। जो अभी मैं अर्ज़ कर रहा था ना, बेहतर होता
कि 63A का फैसला कर लिया जाता, ताकि मुनर्रफ अरकान की, जैसे देखें ना वफाक में भी हुआ, उधर मुनर्रफ अरकान के वोट कॉस्ट नहीं किए गए, 174 या 175 175 इनके अपने हो गए। तो काजी साहब आने वाले हालात में मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मेरी इतला है, नून लीग इत्तेहादी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफ लड़ाई तक पहुँच चुका है। खालिद मगसी साहब ने भी वज़ीर आज़म के साथ जाने से इनकार कर दिया, और मैं अमीर होती था, अब क्या नाम था? अमीर होती है, अमीर होती साहब, ANP के लीडर। मैं आपकी इस जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये कहा कि हमारे ख़ानदान में रवायत नहीं है सरकारी मुफ्त हज करने की, ये जज्बा होना चाहिए। देखें पाकिस्तान हमारा है, माले मुफ्त दिले बेरहम। मियाँ मौजूदा हुकूमत की तो आदत है कि 50-60 सहाफ़ी भी ले गए, इमरान खान भी है अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाते थे। हर हुक्मरान ना, काजी साहब अब प्रॉब्लम ये है, जैसे वो अपने रहनुमा और वर्कर से कहते हैं ना उनको डिफेंड करे, सियासी जमातें अब सहाफ़ियों से भी ये तवक्को कर चुके हैं कि आप उनको वैसे ही डिफेंड करें। अब ये जो है अमलन हमजा शहबाज मेरी इतला के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो ओथ नहीं लेते ये बहरान तो रहेगा। अब मेरी इतला है कि सदर को और गवर्नर को तलब भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आसफ अली जरदारी पर साहब पर मुकदमात बहुत सारे थे, वो इसलिए प्रेसिडेंट बने थे। अब कल क्या अदालतें फैसला करती हैं, या कल रात तक उन्होंने गालबन कहा कि हलफ लें, हलफ तो लेना पड़ेगा, लेकिन कब करते हैं ये अब गवर्नर भी मेरा ख्याल है मूड में है, क्योंकि गवर्नर साहब का तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी इलेक्शन हुआ ही नहीं है और अभी तक ये जो है इलीगल है। तो इलेक्शन तो वैसे दो नहीं हुए, एक तो फ्लैटी में हुआ था, अब कौन सा इलेक्शन का ओथ लेना है? सब इलेक्शन तो जो असेंबली में हुआ है, जिसमें वो आपके सामने धमाके हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जहाँ अपना स्पीकर साहब वो गैलरी में खड़े थे, सुना है वो जो बाजू टूटा है, वो जो उसकी बात कर रहे हैं वो तो एक सिंबॉलिक बात है ना। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरी इतला के मुताबिक हमजा साहब नवाज के पास अक्सरियत है, लेकिन फिर 2 दफा वो वज़ीर आला फ्लैटी वाला हलफ लेना है अब कि जो गैलरी से लिया था। नहीं, वो जो देखे उनको 100-200 के करीब उनको वोट पड़े हैं, वो आपकी अलग बात है। 63A आप लगाए उन्होंने, मैं सिर्फ ये कागजों में मैं आपसे रहनुमाई चाह रहा हूँ कि 2 दफा उन्होंने वज़ीर आला मुंतखब हुए एक फ्लैटी होटल में, जो मेरी इतला है, मैंने जो टीवी पे देखा है, मैं खुद नहीं गया, फैक्ट बता रहे हैं। और एक असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर अपनी जगह पे नहीं बैठा था, गैलरी में बैठा था। आप कौन से ओथ की बात कर रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा नुक्ता नज़र थोड़ा सा हटाता हूँ। देखिए खान साहब ने आज फिर अग्रेशन दिखाया। खान साहब ने कहा मैं 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद जब भी गाऊंगा कॉल दे दूंगा। अब चक्कर क्या है कि मैं थोड़ी सी खबर भी दे रहा हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी। खान साहब का थॉट है कि टकराव की सियासत होनी चाहिए। खान साहब समझते हैं, ये खान साहब की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप सॉफ्ट होगे, अगर आप रवायती होगे, अगर आप लड़ेंगे नहीं तो लोग समझेंगे आप डर गए। ये मेरा ख्याल है। इसीलिए आज उन्होंने एक बहुत अहम शख्सियत है, हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस है, उनसे भी मिले और उन्होंने कल का एक पूरा धमाका केस प्लानिंग की हुई है। सहाफ़ियों की कल पाबंदी लग गई है। कल कहा गया कि आप अंदर कोई चीज़ें नहीं लेके जा सकते। अब रफड़ ये है कि तरीके अदम एतमाद स्पीकर साहब के खिलाफ हो चुकी है। परवेज़ इलाही साहब अगर कल स्पीकर बनते हैं तो वो कहेंगे हमने तो अदम एतमाद कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ स्पीकर बनना। कल लड़ाई का एक मुकम्मल फिजा बन रही है। बुलाया किसने है? ये तो स्पीकर ही बुलाते हैं ना, यानी कि परवेज़ इलाही साहब। यही लड़ाई है सबसे बड़ी। कल का दिन बड़ा हंगामा जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी रहनुमाई का आप जवाब दे दें। इधर 12 बजे अदालतें लगती हैं, मुझे तो आप बोलने भी नहीं देते हैं प्रोग्राम में। आपके लिए भी दारे लगा देते हैं। नहीं, हमें नहीं साहब। परवेज़ इलाही सबको मार पड़ी, उनका बाजू टूट गया, पूरी दुनिया ने देखा, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो गालबन उन्होंने कोर्ट में भी की है। तो ये क्या है? कुछ को इंसाफ स्पीड हो जाता है, किसी का मुकदमा दर्ज नहीं होता, FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मलक साहब आप कैसा मुल्क में? भट्टी साहब अगर आप सच कहेंगे तो सच तो यहाँ पे हमारे यहाँ हमेशा इंसाफ जो है वो आम आदमी को नहीं मिलता। वो आप अभी सदीक अजहर भी यही बात कर रहे हैं, 22 दिन 30 दिन इस मुल्क के वज़ीर आला रहे हैं। अच्छा, अब जिसने मुकदमा दर्ज करना है मैं बता दूं, वो लगे थे PTI के दौर में कि हम नून लीग के बंदे आपको तोड़ के दूंगा। लाहौर का बड़ा अहम अफसर है वो। अब वो पिछले चंद दिनों से नवाज शरीफ के मुख्तलिफ लीडरों के घर में जा रहा है। सर वफादार तो मैं आपका हूँ, मुझे रहने दे, मैं PTI को घरों से नहीं निकलने दूंगा। यार ये ब्यूरोक्रेसी, सरकारी सब सरकारी अफसर आइन और कानून के पाबंद होते हैं या हाकिम वक्त के गुलाम? बड़ी साहब बात ये है कि ये तो फिर ज़ाती मुलाजमों वाली बात होगी ना। हमारे तो हम कहते हैं हम जब सेंट्रल सुपेरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान,
हाँ जी, ये बड़ी एक बड़ा होता था। हालांकि आईजी पंजाब ये नौबादी आती माइंडसेट। अच्छा मलक साहब, मेरे एक सेकंड, कभी सर्विस भी सुपीरियर हुई है, खिदमत कभी सुपीरियर हुई है? ये अच्छा मलक साहब, आईजी पंजाब राव सरदार बड़े क्रेडिबल है, मैं उन्हें पुराना जानता हूँ, लेकिन एक अफसर जो लाहौर में तैनात है 3-4 मुस्लिम लीग नून के घरों में गया है कि मुझे मौका दें, मैं नून लीग के एक और पीटीआई के एक बंदे को नहीं निकलने दूंगा। ये सरकारी अफसर क्या गुलाम है? इधर मैं इसका जवाब देता हूँ। ये सुपीरियर क्यों है? ये सुपीरियर हो जाती है जब खान अली जो हैं वो कहते हैं मैं 2 नंबर पैसे तो साइन नहीं करांगा, और ये घटिया हो जाती है जब मेरे जैसा कोई तलवे चाटता है जाके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने घटिया होना है या आला होना है। कोई चीज इन इट सेल्फ न सुपेरियर है न इन्फीरियर है। इन्फीरियर आपका रवैया है। जब आप बूट पालिशिए बन जाएं तो इन्फीरियर, अगर आप खड़े हो जाएं तो सुपेरियर। कायदे आदम ने, अच्छा जी बड़ी साहब, 1948 में एक लफ्ज कहूंगा, सरकारियों को मुखातिब करके कहा था, याद रखो आप किसी सियासतदान के ज़ाती गुलाम नहीं हो, आप किसी का गैर आइनी हुक्म मानने के पाबंद नहीं हो, अपने आइन और कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ देना है। जिस माशरे में सरकारी अफसर बिकते हैं वहाँ इंसाफ नायाब हो जाता है। मैंने एक बात आपसे पूछनी है, जो ये साबिक चीफ जस्टिस साहब अभी खबर भी चल रही थी गए हैं, तो ये क्या मामला है? इमरान खान से मिले हैं? देखिए साकिब निसार साहब PM से मिले हैं, मेरी भी तरह साबिक PM से, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साबिक हुकूमत में आज मैं एक अहम इंकिशाफ कर दूं, 2-3 बड़े बड़े उहदों की ऑफर हुई थी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। ये मैं यकीन से 100% कह रहा हूँ, इमरान खान साहब उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी देना चाह रहे थे, उन्होंने कहा था नहीं मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने 70 साल बहुत काम कर लिया, अब नहीं करूँगा। तो आज उन्होंने बुलाया है, मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन साकिब निसार कोई गैर आइनी राय नहीं देंगे। लेकिन सुना है जमान पार्क के घर में मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब उन्हें बहुत अहम बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रहे थे अपने दौरे इक़्तिदार में, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था साकिब निसार साहब। तो अब अच्छा, एक आज मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने भी हल्फ लिया है, जरा दिखाएं जी तस्वीर, जरा उनकी भी हमें दिखा दें, उस पर फिर हम बात करते हैं। जी ये है, ये देखें, ये ज़ियाउल हक हैं जिनके हाथों फांसी लगे थे जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, और जिसे आप कहते हैं कि एक जुडिशल मर्डर हुआ था, और उस वक़्त मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दायां बाजू थे उनका, बल्कि वो उन्हें रूहानी वालिद कहा करते थे अपना ज़ियाउल हक साहब को। तो हिस्ट्री है स्ट्रेंज बेड फेलोज़, और वो कहते हैं ना भट्टी साहब के रियलिटी इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। मैं मलक साहब से कभी कभार मलक साहब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक लीडर थे, बेनज़ीर साहबा लीडर थी। मुझे याद है नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक साहब के मकबरे पे इस्लामाबाद जाके कहा था मैं तुम्हारा मिशन जारी रखूँगा। अब बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारजा बन गए, और जो हमारी तरह है, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हुक्म किया कि वज़ारत ख़ारजा आपने अपनी रखनी है, हमज़ा को बिलावल को ज़्यादा इख्तियार नहीं देने। क्या बिलावल साहब को ये नहीं सोचना चाहिए था, जिस बंदे की कबीना में बन रहे हैं उन्होंने उनके वालिद की फांसी में उनका एक रोल है कि नहीं? ये बात क्विक रिस्पांस मेरा ख्याल है कि इंतहाई ये पॉलिटिकली गलत डिसीजन है, ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत नुकसान होगा। उसकी सिंपल वजह है, अगर ये इकट्ठे हैं इमरान के डर से, अगर इमरान माइनस होता है तो नेचुरल लड़ाई इनकी बनती है। अब किस मुंह से आगे लड़े? चलें मनलक साहब, आपने ये तो माना कि किसी को इमरान का डर भी है। चलें ब्रेक से जब वापस आएंगे कराची धमाके की अफसोसनाक खबर, उस पर भी बात करेंगे, और सऊदी अरब से हमें कोई रिलीफ मिलेगा। हमेशा ही वेंटिलेटर भी रखते हैं हमको, तो ये बड़ी ताकतें, क्या मामला हैं, सिलसिला क्या है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। अफसोसनाक खबर है ये जो धमाका है, आप पहले भी हमें आप जो है वो एनलाइटन करते हैं, और ये जो बलूचिस्तान का मसला है, आप क्या देखते हैं, कोई देर पा हल हम कैसे तलाश कर सकते हैं, और क्योंकि बड़ा वाइटल है हमारे लिए सी पैक, तो क्या हल है आपकी नज़र में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये कि ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, हालांकि दिखाया ये जा रहा है कि बलूचिस्तान का मसला है। ये मसला है पाक चीन दोस्ती का, ये मसला है सी पैक का, ये मसला है बड़े लेवल पर जो अमेरिका और चाइना के दरमियान एक रस्साकशी है, ये मसला है हिंदुस्तान की नाराज़गी का कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ,
और ये मसला है हिंदुस्तान जो सी पैक के को निभाता और चीन और हमारी दोस्ती, ये मसला है बड़ा। बलूचिस्तान साफ है उसकी वजह बना हुआ है। और बलूचिस्तान के मसले के बारे में देखें, लोग मुख्तलिफ राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि ये सब कुछ हमारा अपना किया धरा है, हमने अपने लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सारा बैनुल-अक़वामी साजिश है। तो असल में ये चीज़ बैन है। अच्छा, बलूचिस्तान के बारे में आपको मालूम होगा, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कि आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा तनासिब अगर किसी प्रोविंस का है हमारे सेनेट में, तो बलूचिस्तान का है। हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं। ये जो खातून जिसने खुदकश हमला किया, इसके पूरे ख़ानदान पर अगर आप नज़र दौड़ा लें, सब वेल टू डू हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके खामद जो है वो डॉक्टर है दांतों का, सब कुछ। तो ये एक मिक्सचर है, थोड़ा सा कहीं गलतफहमी पैदा होती है और दुश्मन उसको फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं। जब तक हम बड़ी वजह नहीं समझेंगे, ये छोटी वजह भी का भी हमें हल तलाश करना है और बड़ी का भी करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जब आप लेट के मार खाते रहें तो फिर और शोर मचाते रहें तो फिर आपको कोई नहीं बख्शता। अगर आपको मालूम हो कि ये कौन कर रहा है तो आपको उसका जवाब देना होगा। हाँ, ये है कि आपको देखना पड़ेगा किसको जवाब दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। इसमें ऐसे हाथ हैं जिनको हम बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दे सकते हैं। तो ये हमारे जो है ना लीडर, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि वो ये काम करना चाहते हैं। अच्छा जना साहब, गुजारिश है, आपने बड़ी अहम बात की अदब एहतराम से। आपने कहा कुछ तो हम जवाब नहीं दे सकते और कुछ बलूचिस्तान में इसका इजहार भी करते हैं कि हम कबूल भी करते हैं। वो तो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं बज़ाहिर। मोहसिन दावड़ को आपकी हुकूमत वजारत में लाना चाह रही है और ऐसे लोगों को, तो क्या आप समझते हैं ये हुकूमत इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर पाएगी कि पाकिस्तान को जो फौज ने कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी से पाक की है वो आगे चल चलेगा सफ़र? जी देखिए, ये तो अब चूंकि जिनके हाथ में बागडोर है वही फैसला कर सकते हैं। हम तो उनको मशवरा ही दे सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा इनपुट उनको इंटेलिजेंस की आएगी, उनको फौज की इनपुट आएगी, फिर मिलकर वो क्या सोचते हैं, ये अलग बात है। एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं कह दूं, ऐसा ना हो कि वो रह जाए। वो ये देखें, चीन हमारा बिल्कुल दोस्त है, बड़ा पुराना साथी है। हमें उनको एक चीज़ बतानी चाहिए कि मेरे प्यारे दोस्त चीन, हम ये वजन अकेले नहीं उठा सकते। ये सी पैक जो है इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, सिर्फ हमारा नहीं है। पाक चीन दोस्ती जो है ये सिर्फ हमारे फ़ायदे में नहीं है, आपके भी मुफाद में है। इंडियन ओशन तक आप भी जाते हैं बिल्कुल नज़दीक से। तो मेहरबानी करके ये सारा वजन हमारे ऊपर ना डाल दें कि तुम इनको संभालो, तुम करो। और अगर चीन बड़ी पावर बनना चाहता है, देखें बड़ी पावर जितनी भी हैं वो क्या करती हैं, वो पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, वो इकोनॉमिकली भी एक्टिव हैं, वो मिलिटरीली भी एक्टिव हैं। तो अगर चीन ये समझता है कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो छा जाएगा पूरी दुनिया पर, तो मेरा ख्याल है उनको भी, मैं हूँ बड़ा छोटा आदमी और छोटा मुंह है मेरा, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ अपने अजीज दोस्त चीन को और अपने जो लीडरशिप है उन तक भी मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि एक, चीन को साथ मिलाएं, उनको कहें ये हमारा मुश्तरका मफाद है, हम आपस में एग्रीमेंट करें और इन चीज़ों को रोकें। दूसरी बात, जिनके खिलाफ हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं वो करें, दिल जमई के साथ करें। जी अच्छा जनरल साहब, लास्ट ईयर जब तालिबान ने कामयाब हुए अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक परसेप्शन थी कि वेस्ट के बॉर्डर से हमें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, मगर हालात कुछ वहाँ से स्टेबल नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? ये मेरे अपने ख्याल में, मेरा अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो जो हुकूमत है उसके आपस में जो काडर्स हैं, जो ऊपर से जो लोग पढ़े लिखे हैं और फिर दरमियान में एक उनकी हायरार्की है, जो उनके लीडर हैं, नीचे जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, ये तीन जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें हम आंगी नहीं है। उनकी सोच में फ़र्क है और उस सोच की इस फ़र्क की वजह से एक जमूद तारी हो गया है, इनएक्टिविटी हो गई है और उसकी वजह से ये जो है ना मामला वो फैसला नहीं कर पा रहे। वरना उनको एक चीज़ तो पक्का पता होनी चाहिए, और ये मैं बरमला कहता हूँ, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है हमेशा। अच्छा जनरल साहब, अभी आपने एक बात, माफ़ी चाहता हूँ वक्त कम है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। सेटल्ड फैमिली से थी और मतलब एक देखें, देर आर बेनिफिशरीज यू नो रादर ऑफ दिस सोसाइटी एंड दिस इकोनॉमिक सिस्टम, देन व्हाई ऑल दिस? जी, इसका ये मतलब है कि ये इसकी एक तो डिटेल में जाने की ज़रूरत है। एक जो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उनसे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और ये देखना पड़ेगा कि उसको, ये तो हमें नज़र आ रहा है कि उनको खुद तो, उस ख़ानदान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था,
पाकिस्तान से या कहीं से रह भी वो बलूचिस्तान में नहीं रहे थे। तो इसका मतलब है कि कुछ कुव्वतों ने उससे फ़ायदा उठाया, और ऐसी कुव्वतें अगर वो किसी के ईमा पर काम कर रही हैं तो उसको बिल्कुल उनको क्रश करना चाहिए, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारे लोग हमदर्दाना तौर पर उठ जाते हैं ना, जब आप लोगों का खून करते हैं उसके बाद कोई हमदर्दी नहीं होती, बातचीत तक हमदर्दी है। आप बातचीत करें, आप अपने देखें गवादर में जब मछेरों को तकलीफ हुई कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त है और उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उन्होंने अपना निकाला, जुलूस निकाला, बातचीत हुई, मसला ख़त्म हो गया। अब वहाँ कोई मसला नहीं है। ऐसे मसाइल अगर हों तो आके बात करें, कोई बताए तो सही, लिस्ट तो दे कि इनको मसला है क्या, ये क्या कह रहे हैं। BLA ने आज तक आपको बताया कि वो क्या, अगर वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को अलग मुल्क बना लें तो वो तो नहीं होने का, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने इसको पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया है। अभी उनके 90% आबादी जो है वो पाकिस्तान की हामी है, और यहाँ पर वो तमाम उनको फ़ायदे हासिल हो रहे हैं पाकिस्तान के। तो क्या हम मुट्ठी भर लोगों के लिए कुछ अपना पूरा मुल्क तोड़ दें? ये उनकी गलतफहमी है, और ऐसे लोगों को आनी हाथ के साथ करना चाहिए। और जो उनके जो वैसे बलोचियों के जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, और जो कुछ बन पड़ता है हमें उसका काम करना चाहिए उसके। जनरल साहब, ऐसी सजेशन जो आम बलोची को पाकिस्तान से मोहब्बत की तरफ लेके आए, उसके लिए कोई सजेशन देंगे आप? जी देखें, एक तो मेरा ख्याल काम हो रहा है जिसकी इतनी तशहीर नहीं है, जितना डेवलपमेंट वर्क पिछले 3-4 साल में बलूचिस्तान में हुआ है शायद कभी हुआ होगा, आप कंपेयर करके देख लें। और दूसरी बात यह कि मैं ये समझता हूँ कि बलोचियों को बलूचिस्तान का कंट्रोल दें। जो बलोचियों को सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं लगती वो ये है कि गवादर डेवलपमेंट हो रहा है, सारे लोग, कोई कराची का उधर सरमायाकार बैठ गया, कोई लाहौर का सरमायाकार बैठ गया, कोई कहीं से किसी ने कॉलोनियाँ बना ली। अरे भाई ऐसे नहीं, बलोचियों का इलाका है, उनको हिस्सादार बनाएं। इसी तरीके से रिको देखा है या कोई और जितनी जहाँ पर वहाँ से मादनियात निकल रही है, वहाँ पर जो कुछ है पहला हक वहाँ के रहने वालों का है, बाकी बाद में जो ना बाकियों को उसका हिस्सा मिलेगा। ये चीज़ अगर ये प्रिंसिपल हम बना लें तो किसी को मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जनरल साहब, एक रहनुमाई फरमाइएगा, दासू डैम पे भी सुना था चीन नाराज हुआ, इस पे भी नाराज है, तो आपने खुद कहा कि चीन को भी अब सोचना चाहिए इस दहशत गर्दी में। CPEC पे खाली पाकिस्तान ये वजन नहीं उठा सकता, तो फिर चीन की नाराजगी दूर करने का क्या तरीका है? देखिए, चीन की नाराजगी दूर करने का यही तरीका है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर हमारा एक वक्त जाए हाई लेवल, उनको बताए कि ये जो CPEC है ये सिर्फ हमारे ऊपर एहसान नहीं है, आपको भी इसका फ़ायदा है। और जो काम है आपकी और हमारी जो दोस्ती है, ठीक है आपने हमें बहुत फ़ायदे पहुँचाए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने भी रिवर्स इंजीनियरिंग में उनको क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो वो चीज़ें उनको जाके बताएं। आई हैव टू लीव इट देयर, लेकिन हमेशा आपने हमारी रहनुमाई फरमाई और हमें वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अल्लाह ताला अमन अमान और इस बहरानों से हमें निकाले, और इस मुल्क के अवाम के लिए, चाहे वो बलूचिस्तान के गरीब अवाम हो या मुल्क के दूसरे हिस्सों के, उनको हिस्सा दें इस मुल्क की तरक्की में से। यही बात की जनरल साहब ने, और मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।